हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डायनेमिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वाई वी आर स्टडी थर्मोडायनेमिक्स, तो मैंने 3 इम्पॉर्टेंट एग्जांपल लेके आपको सारी चीज़ समझा दी थी कि थर्मोडायनेमिक्स हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है। तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को डिटेल में स्टार्ट करेंगे। हेडिंग वाइज हेडिंग जो भी आपके सिलेबस में जितनी सारी हेडिंग्स है उन्हें डिटेल में स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। जैसे कोई भी शॉर्ट नोट्स हो, जैसे ये नोट्स हैं थर्मो के शॉर्ट नोट्स, तो मैं आपको जितना डेली पढ़ाऊँगा उतना आपको अपडेट कर दिया करूँगा। कहाँ पर अपडेट करूँगा? अपना टेलीग्राम चैनल है एक, डायनेमिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। तो जब आप टेलीग्राम पे इसे सर्च करेंगे डायनेमिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस तो आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे मैं सारा पीडीएफ में ये सारे नोट्स डाल दिया करूँगा, तो आप इजीली वहाँ से एक्सेस कर लेंगे। मैं ही नहीं, और भी जितने टीचर आपको जो भी पढ़ाना चाहते हैं, जो भी पीडीएफ या जो भी इन्फॉर्मेशन वो आपको शेयर करना चाहते हैं पीडीएफ के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, तो इस चैनल पे सारा वीडियो और पीडीएफ आपको इजीली एक्सेस हो जाएगा। तो ठीक है, आज हम लोग अपनी क्लास फिर शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो थर्मो स्टार्ट करना है। थर्मो में स्टार्ट करना है मतलब क्या? सिस्टम क्या होता है बताओ? बेसिक चीज़ देखो जल्दी। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज ए नथिंग बट इट इज़ ए रीजन इन स्पेस या मास वेयर यू आर एनालिसिस डन। आप जिस पे स्टडी करोगे स्पेस में, जो भी रीजन आपका है, जो भी मास है, उसे क्या कहोगे आप? उसे सिस्टम कहोगे। तो सिस्टम है तो सिस्टम की कुछ लिमिटेशन भी होगी, बाउंड्री भी होगी। ऐसा तो नहीं है सारा चीज़ सिस्टम ही हो जाएगा। तो जो लिमिटेशन जहाँ तक होती है उसे फिर क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर बाउंड्री कहते हैं। ये हो गया सिस्टम, ये हो गया सिस्टम की बाउंड्री। और आउटसाइड बाउंड्री जितनी भी सारी चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं? सराउंडिंग। क्या कहते हैं? सराउंडिंग। सिस्टम हो गया, सिस्टम की बाउंड्री हो गई, और सिस्टम के बाउंड्री से आउटसाइड जितनी भी सारी चीज़ होती हैं वो क्या कहलाएंगी? जैसे ये सारी चीज़ किस में आएंगी? सराउंडिंग में आएंगी। इन सब को अगर एक बॉक्स में मैं पैक कर दूं, ये सारी चीज़ सबको, सिस्टम को, बाउंड्री को, पूरे सराउंडिंग को, तो इसे क्या कहते हैं? फिर यूनिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्स। इतना तो सब लोग जानते ही होंगे। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्ज़ाम में जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आएंगे इनसे कैसे? एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे टाइप्स ऑफ बाउंड्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में आएंगे टाइप्स ऑफ बाउंड्री। तो बाउंड्री कितने टाइप्स के होते हैं बताओ भाई? बाउंड्री जो हैं कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहली बाउंड्री रियल बाउंड्री जिसे कहते हैं। आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। रियल बाउंड्री, एक बाउंड्री होती है जिसे कहते हैं रियल बाउंड्री। दूसरा होता है इमेजिनरी बाउंड्री। तीसरा होता है फिक्स्ड बाउंड्री मान लो। चौथा ले लो आप मूवेबल बाउंड्री। पांचवा ले लो आप फ्लेक्सिबल। ये टाइप्स ऑफ बाउंड्री है और इसमें से एग्ज़ाम पूछ चुका है। जैसे एग्जांपल दे देगा, 3-4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं एसएससी वगैरह या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में, तो कह देगा इसमें से कौन सी इमेजिनरी बाउंड्री है, इसमें से कौन से मूवेबल बाउंड्री है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको डाल देगा, 2-4 ऑप्शन डाल देगा। तो ऑलमोस्ट देखो, इसको समझो सारी चीज़ें क्या है। जैसे मान लो ये सिलेंडर है, ये क्या है? सिलेंडर है। और ये पिस्टन है, ये आपका सिलेंडर है। रियल बाउंड्री क्या होता है भाई? जो दिख रहा है आपको, ये रियल बाउंड्री हो गई।
अभी इस पे मैं आता हूँ इमेजनरी पे और फ्लेक्सिबल में लास्ट में आऊँगा। फिक्स्ड बाउंड्री, ये जो सिलेंडर के वॉल है ये क्या है, फिक्स्ड है, तो ये हो गई फिक्स्ड बाउंड्री हो गई। रियल बाउंड्री भी हो गई। मूवेबल बाउंड्री, मूवेबल बाउंड्री का मतलब जैसे पिस्टन, देखो पिस्टन यहाँ पर है तो अभी यहाँ पर है, पिस्टन यहाँ से यहाँ भी मूव कर सकता है, तो कहोगे पिस्टन कैसा बाउंड्री हो गया, मूवेबल बाउंड्री। अब दो बचे, कौन कौन से, इमेजनरी बाउंड्री बचे और फ्लेक्सिबल बाउंड्री बचे। फ्लेक्सिबल बाउंड्री का मतलब जैसे सिस्टम की जो बाउंड्री फ्लेक्सिबल हो, जैसे बैलून टाइप का हो गया, स्ट्रेचेबल जीन्स आपके हो गए, वो सारे कहाँ आ जाएंगे, फ्लेक्सिबल बाउंड्री में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, फ्लेक्सिबल बाउंड्री में आ जाएंगे। अब इमेजनरी बाउंड्री इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो ध्यान से देखिए इसे। इमेजनरी बाउंड्री क्या होती है, इमेजनरी बाउंड्री, अभी आप पढ़ोगे, एक पढ़ोगे क्लोज सिस्टम, एक पढ़ोगे ओपन सिस्टम। तो इमेजनरी बाउंड्री आपको ज़्यादातर ओपन सिस्टम में देखने को मिलेगी। जैसे मान लो, सपोज कर लो, ये जो है आपका पंप है। पंप तो सभी ने देखा होगा, जिसमें इम्पेलर वगैरह सब रहते हैं। अब ये मैंने कह दिया ये आपका सिस्टम है, इधर से वाटर आता है और इधर से जाता है मान लो। तो बाउंड्री ये अगर मैंने कह दिया ये सिस्टम है पूरा आपका, ये पूरा सिस्टम है, तो यहाँ तो कुछ रहता नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं रहता, यहाँ से तो वाटर आता है, लेकिन हम इसे एक इमेजनरी बाउंड्री एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, इमेजनरी बाउंड्री, इसे डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। बात समझ में आ रही है। तो जो भी जैसे मतलब फिजिकली जहाँ बाउंड्री ना हो लेकिन वहाँ से बाउंड्री लाइन आपको दिख रही हो, तो वो इमेजनरी बाउंड्री कहलाएगी। ठीक है, तो अभी जब ओपन सिस्टम पढ़ाएंगे तो और इसको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी हेडिंग क्या आती है भाई, सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, बाउंड्री हो गया, इसके बाद दूसरी हेडिंग क्या आती है आपकी। अच्छा दूसरी हेडिंग जो है आपकी, जैसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। अगर तुमसे कोई पूछेगा पहले कि आप कौन सा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत सारे होते हैं, क्लासिकल होते हैं, स्टैटिकल होते हैं, कौन सा आप पढ़ते हो। जैसे फिजिक्स में देखे होगे क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स पढ़ देखते हो ना, तो वैसे थर्मो में भी होता है, एक होता है स्टैटिकल फिजिक्स और एक होता है एक होता है स्टैटिकल थर्मो और एक होता है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्लासिकल पढ़ते हैं। और क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में फिर तुमसे कोई पूछेगा कि कौन सा अप्रोच होता है, क्या पढ़ते हो वहाँ पे, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पढ़ते हो कि मैक्रोस्कोपिक। तो ध्यान से देखो, इम्पॉर्टेंट है सारी चीज़। इधर ले लो आप मैक्रोस्कोपिक व्यू और इधर ले लो माइक्रो। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, पूरी चीज़ थर्मो की पढ़ेंगे। तो आप किस व्यू में पढ़ते हो, मैक्रोस्कोपिक में या माइक्रोस्कोपिक व्यू में पढ़ते हो। माइक्रोस्कोपिक व्यू स्टडी होता है या मैक्रोस्कोपिक व्यू होता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि मैक्रोस्कोपिक व्यू और माइक्रोस्कोपिक व्यू में क्या होता है। माइक्रो MICRO, मैक्रो MACRO। तो इसको समझने के लिए पहले आपको एक सिस्टम समझना होगा, ध्यान से देखो। एक सिस्टम मान लो ये है, एक सिस्टम ये है। अभी ध्यान से मैं जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, इम्पोर्टेंट है। एक कॉन्सेप्ट आता है, अभी क्लासिकल और स्टैटिकल को छोड़ो, अभी माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रो को भी गोली मारो। अभी आप समझो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम।
पहले आप कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को समझो क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या होता है समझो। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम कहता है कि आपका जो मैटर है उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स, जो मैटर हैं उनके मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप नहीं होगा, बहुत ही कम, नहीं मान लो, एकदम नेग्लिजिबल मान लो, तो वहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, ध्यान से देखो इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम कहता है जिस भी मैटर में मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, मतलब एकदम नेग्लिजिबल गैप है, वहाँ कंटिन्यूटी है, कोई वॉइडेशन नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई वॉइडेशन ना हो, तो उस मैटर को हम लोग कहेंगे कि इस पर कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम लगा सकते हैं। अब देखो एक मैटर ये भी है, क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम लगा सकते हो? यहाँ गैप है, इस मॉलिक्यूल्स और इस मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो यहाँ वॉइडेशन है, यहाँ वॉइडेशन नहीं है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम लग सकता है, यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम नहीं लग सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम का मतलब है कि आप मॉलिक्यूल्स के बीच में वॉइडेशन है या नहीं है, तो यहाँ कंटिन्यूम है, यहाँ कंटिन्यूम नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो देखो, जो माइक्रोस्कोपिक व्यू से स्टडी जब करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसे क्या कहते हो? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप कौन सा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो कहोगे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। हम लोग कौन सा पढ़ते हैं? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स माइक्रोस्कोपिक व्यू में होता है। हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू की स्टडी नहीं करते, हम लोग मैक्रोस्कोपिक व्यू की स्टडी करते हैं। इतनी बात समझ में आई। अभी आपको मैंने सिर्फ 2 बात बताई कि आप कौन सा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, क्लासिकल पढ़ते हो या स्टैटिस्टिकल पढ़ते हो। क्लासिकल पढ़ते हो, ये मैक्रो है, ये माइक्रो है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या होता है, इतनी सारी चीज़ मैंने 3 चीज़ें भी बता दी। अब ध्यान से देखो माइक्रोस्कोपिक व्यू स्टडी में क्या होता है और मैक्रोस्कोपिक व्यू स्टडी में क्या होता है। इसमें देखो हर एक मॉलिक्यूल को कंसीडर किया जाता है, किसमें? माइक्रोस्कोपिक व्यू जब स्टडी करते हैं तो उस सिस्टम की हर एक मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी की जाती है। यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल्स को कंसीडर किया जाता है, यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल्स को कंसीडर नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मुझे मान लो इस सिस्टम का मुझे टेम्परेचर पता करना है, तो मैं यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ 5 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो मैं पाँचों के पास जाऊँगा। हाँ भाई अपना टेम्परेचर बताओ, हाँ भाई अपना टेम्परेचर बताओ। सबसे पास जाते हुए यहाँ T1 + T2 + T3 + T4 + T5 अपॉन में 5 करके फाइनल टेम्परेचर एवरेज से निकाल देंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे मैं सबके पास जाऊँगा और यहाँ पे सबके पास नहीं जाऊँगा। यहाँ पे क्या करूँगा, अगर यहाँ पे सपोज़ कर लो, मान लो इसमें 1000 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1000 मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं 2 4 10 के पास चला जाऊँगा। जैसे मान लो 5 के पास जाऊँगा तो ऐसे T1 + T2 + T3 एंड सो ऑन T5 अपॉन में 5, और इसका टेम्परेचर डिफाइन कर दूंगा कि हाँ इस सिस्टम का टेम्परेचर इतना है। तो बात समझ में आई। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ स्टडी क्या होता है, इसमें हम लोग कंसीडर एक एक मॉलिक्यूल्स को करते हैं और इसमें एक एक मॉलिक्यूल्स को हम लोग कंसीडर नहीं करते। यहाँ पर एवरेजिंग चलता है, यहाँ पे एवरेजिंग एक तरीके से नहीं चलेगा, यहाँ पे सबको आप इन्वॉल्व करोगे ही करोगे। इतनी बात समझ में आ गई? चलो इतनी बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है। बाकी सारी बात, अच्छा ये सारी बात मैंने नोट्स में लिखी है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ नोट्स में नहीं होगा मैं आपको बता दूंगा। देखो ये सारी चीज़ नोट्स में लिखी हुई है, तो नोट्स डाल दूंगा, आप लोग ले लीजिए। जो चीज़ नहीं होगी मैं आपको बता दूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कथा सुनते रहना है और कुछ लिखना उखना नहीं है। आप पेन और पेपर लेके बैठिए,
जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लगता है लिखिए, जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूले आते हैं उसे लिखिए, फार्मूले को तो ज़रूर लिखिए, और थ्योरी में जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है लिखिए, ताकि आप जैसे ही वीडियो को स्टॉप करेंगे, फिनिश करेंगे, उसके बाद जाके आप न्यूमेरिकल लगाइए। ऐसा नहीं कि दिन भर आपको थ्योरी ही पढ़नी है। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये तो हमारा हो गया मैक्रोस्कोपिक व्यू और माइक्रोस्कोपिक व्यू। जब इतना चीज़ पढ़ ही लिए हो माइक्रो के बारे में, तो एक चीज़ और देख लो, इम्पोर्टेंट है, हो सकता है एग्ज़ाम में आपके आ जाए। अगर मैं ये एग्ज़ाम्पल दे दिया, मैंने कहा ये हमारा सिस्टम है, मैंने कह दिया 1 मीटर क्यूब का एक वेसल है, एक बर्तन है जो क्यूब टाइप का है, 1 मीटर क्यूब का है, जिसमें जो है ये मॉलिक्यूल्स हैं गैस के। ऐसे मैं पूछूंगा कि इसको आप माइक्रोस्कोपिक से करोगे या मैक्रोस्कोपिक व्यू से स्टडी करोगे, तो क्या बताओगे आप? सिंपल आप कहोगे सर माइक्रो से, एक एक के पास जाके सब कुछ स्टडी करेंगे, फिर हम लोग इस पर एक एक के पास जाएंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर हम फाइनल रिजल्ट बताएंगे। देखो ऐसा नहीं है कि गैस जहाँ पे भी देखा आपने माइक्रो बता दिया, तो गैस के केस में और भी बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है। तो ध्यान से देखो, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इसीलिए मैंने बता रहा हूँ। जैसे सपोज़ करो मीन फ्री पाथ जानते हो, 2 मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लो ये मेरा एक मॉलिक्यूल्स है और एक ये मॉलिक्यूल्स है, 2 सक्सेसिव कोलिजन, एक ये मॉलिक्यूल्स है, एक ये मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर आया फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये सेकंड, ये फर्स्ट आते आते सेकंड से टकराया, फिर फर्स्ट वाला किसी थर्ड से जब टकराएगा, मान लो यहाँ पर कोई थर्ड है, तो सेकंड और थर्ड के बीच में वो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल्स जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसे मीन फ्री पाथ कहते हैं। समझ में आई बात? फर्स्ट गया सेकंड के पास, फिर फर्स्ट गया थर्ड के पास स्ट्राइक करने के लिए, फर्स्ट कोलिजन, फिर थर्ड के पास सेकंड कोलिजन। तो फर्स्ट कोलिजन और सेकंड कोलिजन के बीच में जो मॉलिक्यूल्स ट्रैवल किया, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसे क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ कहते हैं। अब मीन फ्री पाथ अगर बहुत स्मॉल होगा, सपोज़ करो 10 mm हो गया, 20 mm हो गया, और आपके वेसल का साइज़ 1 मीटर क्यूब है, तो मीन फ्री पाथ का डिस्टेंस और वेसल की साइज़, सिस्टम का डायमेंशन आप जब देख रहे हो बहुत ज़्यादा है और मीन फ्री पाथ की जो डिस्टेंस है बहुत कम है, तो उसे हम लोग मैक्रोस्कोपिक में स्टडी करते हैं। किस में करते हैं? मैक्रो में। इसको किस में स्टडी करेंगे? मैक्रो में। मीन फ्री पाथ को देखेंगे। मीन फ्री पाथ इज नथिंग बट इट इज ए डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। और डायमेंशन देखेंगे, सिस्टम का डायमेंशन देखेंगे। सिस्टम का डायमेंशन बहुत बड़ा रहेगा, मीन फ्री पाथ बहुत स्मॉलर रहेगा, तो वो स्टडी किस में करेंगे? मैक्रो में करेंगे। नहीं, बहुत लोग माइक्रो में ही देख लेते हैं, देखते हैं कि गैस के बीच में तो बहुत सारी गैप है, कंटिनम तो यहाँ है नहीं, कंटिनम नाम की कोई चीज़ इसमें है नहीं, तो इसलिए माइक्रो में आएगा। माइक्रो में नहीं आता है, आप गैस के केस में ये भी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट था इसलिए ये भी बता दिया गया। माइक्रोस्कोपिक व्यू की जो स्टडी, आप लोग जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो पूरा मैक्रोस्कोपिक एवरेजिंग वाला हिसाब किताब करते हो। आप लोग कहीं माइक्रोस्कोपिक जो है MICRO माइक्रोस्कोपिक व्यू से कहाँ स्टडी की जाती है देखे हो कहीं रियल लाइफ में? आपको देखो, इसकी स्टडी वहाँ होती है जहाँ पे मैटर की डेंसिटी बहुत कम है। जहाँ पे मैटर की डेंसिटी क्या होती है? बहुत कम होती है। मैटर की डेंसिटी कहाँ कम होती है? जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड ऊपर जाते जाओगे, हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, तो डेंसिटी हो जाती है कम। तो स्पेस वगैरह में माइक्रोस्कोपिक व्यू से ही स्टडी करते हैं। वहाँ पे फिर ये थर्मोडायनेमिक्स नहीं चलता है। वहाँ पे कौन सी थर्मोडायनेमिक्स चलेगा? माइक्रोस्कोपिक व्यू से स्टडी करेंगे। वहाँ पे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होगा। कहाँ पर? स्पेस में। बात समझ में आई? तो एक बार एग्ज़ाम में भी आया था कि कहाँ पर होता है? हायर एल्टीट्यूड पे और लोअर डेंसिटी में। तो ये सारी बात आपको नोट करनी होगी, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये सारी बात मैंने नोट्स में लिखी हुई है, लेकिन एक चीज़ सिर्फ नहीं लिखी हुई है। अभी मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया,
ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वाला, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वाली बात आप लोग लिख लेंगे नोट्स में अपने, बाकी सारी बात मैंने नोट्स में लिख दी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी हेडिंग क्या है भाई आपकी, टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम देखो क्या है, इम्पोर्टेंट है ये भी। अभी देखो स्टार्टिंग में एसएससी जेई वगैरह में क्वेश्चन ज़्यादातर बेसिक से ही पूछते हैं, 1-2 क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिटेल में सारी चीज़ शुरू में भी पढ़ा रहे हैं क्योंकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो। सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं बताओ, टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम मेनली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं कहोगे सर, एक होता है कंट्रोल मास सिस्टम, एक होता है कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। कंट्रोल मास सिस्टम और एक होता है कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, ठीक है। कंट्रोल मास सिस्टम को एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं क्लोज सिस्टम। आप लोग ज़्यादातर जिस नाम से जानते हो वो क्लोज सिस्टम होता है। इसे एक और नाम से जानते हैं नॉन फ्लो सिस्टम। देखो नाम जितने भी ज़्यादा, जो भी जिनके 3-4 नाम है, 5 नाम है, वो सारे नाम याद रखा करो। एग्ज़ाम में किसी भी नाम से पूछ देता है तो आप लोग घबरा जाते हो। तो इसके 3 नाम हो गए। इसके बताओ, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम को क्या कहते हैं, वो क्लोज था तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम, ठीक है। और ये, और इसका 3rd नाम हो जाएगा फ्लो सिस्टम। वो नॉन फ्लो था, ये फ्लो था। ये सारी बात नोट्स में लिखी है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये कंट्रोल मास सिस्टम है, कंट्रोल मास सिस्टम है, तो इसमें होता क्या है, मास जो है नहीं आउट हो पाता है नहीं इन हो पाता है, सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर एंट्री भी नहीं करता है और एग्जिट भी नहीं करता है, तो मास 0 हो गया। मास का ट्रांसफ़र इनसाइड और आउटसाइड मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है। होता क्या है फिर इसमें, क्या होता है भाई, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, नॉट 0। मीन्स एनर्जी इनसाइड भी जा सकती है और इनसाइड से आउटसाइड भी आ सकती है, इन भी होता है और आउट भी होता है। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, कंट्रोल मास सिस्टम कहते हैं। इसमें देखो कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम में देखो, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें मास इंटर भी करता है और एग्जिट भी करता है। मास जो है आपका नॉट 0, मतलब मास अंदर भी आएगा और बाहर भी जाएगा। इसमें एनर्जी क्या होता है, एनर्जी भी नॉट 0, मतलब इनसाइड जा सकता है और आउटसाइड जा सकता है। जैसे पंप हो गया, टरबाइन हो गया, ये सारे क्या हैं, ओपन सिस्टम के एग्जांपल हैं। तो मास आता भी है जाता भी है, एनर्जी आती भी है जाती भी है। इसमें मास आता जाता नहीं है, इसमें इनसाइड आउटसाइड मास का नहीं होता। जब देखो कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम पढ़ ही रहे हो तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। आपने पढ़ा होगा SFEE, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो स्टेडी फ्लो क्या होता है भाई, जब कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम पढ़ी रहे तो स्टेडी फ्लो को शॉर्टकट में देखो अभी ब्रीफ में। मास अगर इन इक्वल टू मास आउट हो जाए, मतलब अगर मान लो सपोज कर लो 10 kg पर सेकेंड एंट्री कर रहा है और 10 kg पर सेकेंड सिस्टम से बाहर जा रहा है, तो कहोगे वो सिस्टम क्या है, स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो है। क्या है, स्टेडी फ्लो। अनस्टेडी में क्या होता है,
अभी अनस्टेडी स्टेडी फ्लो पढ़ाएंगे डिटेल में तो और सारी बताएंगे, लेकिन अभी ब्रीफ में यहाँ देखो, यहाँ पे मास इक्वल नहीं होता है। जैसे मान लो एंट्री किया 10 तो आउट हो जाएगा मान लो 8, 2 या 3 जितने भी हैं कुछ ना कुछ एक्यूमुलेशन हो जाता है सिस्टम के अंदर, कुछ ना कुछ स्टोरेज हो जाती है, आउट उतना नहीं हो पाता है। तो उस केस में क्या कहोगे, अनस्टेडी फ्लो है। बात समझ में आ गई। अभी इसको और आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बताया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है भाई, सिस्टम पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ लिए। अच्छा, एक सिस्टम और रह गया आपका आइसोलेटेड सिस्टम। देखो ये तो सब लोग जानते ही होंगे ऑलमोस्ट। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिस सिस्टम से नहीं मास का ट्रांसफ़र हो और न ही एनर्जी का ट्रांसफ़र हो, एनर्जी भी जीरो इनसाइड और आउटसाइड, उस सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। उस सिस्टम को क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। जिस सिस्टम से मास और एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता है, नहीं अंदर से बाहर नहीं बाहर से अंदर, नहीं मास हो नहीं एनर्जी हो, तो उस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल पूछता रहता है। यूनिवर्स, अब सिस्टम में जैसे मान लो मैं सिस्टम हूँ, मेरी बाउंड्री कहाँ है, ये स्किन, ये सारी स्किन जो है बाउंड्री हो गई, ये सारा चीज़ सराउंडिंग हो गया। तो जितनी भी सारी चीज़ होगी सराउंडिंग हो गई। तो यूनिवर्स में सिस्टम भी आ गया, बाउंड्री भी आ गई, सराउंडिंग भी आ गई। सिर्फ यूनिवर्स से कुछ चीज़ तो बाहर जाता नहीं है, कोई मास भी नहीं जाता यूनिवर्स से बाहर, ना ही कोई एनर्जी जाती है, ना ही अंदर आती है। तो यूनिवर्स एक एग्जाम्पल हो गया इसका। और कोई एग्जाम्पल रियल लाइफ से जो आप लोग देखते हो, थर्मोफ्लास्क के जो बॉटल होते हैं, जैसे मिल्टन के आपके बॉटल वगैरह नहीं आते हैं, जो आप लोग गर्म पानी रहता है उसमें गर्म का गर्म ही रहता है, ठंडा रहता है तो ठंडा ही रहता है। तो कहोगे सर एक दिन बाद उसमें तो ठंडा हो जाता है गर्म पानी। जैसे गर्म पानी आपने डाल लिया मिल्टन की बॉटल में जो होते हैं थर्मोफ्लास्क वाले, तो वो एक दिन बाद होता है ना। देखो ध्यान से क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो ये मिल्टन की बोतल है, इसमें आपने पानी डाल दिया, तो एक दिन बाद होता है फिर कोल्ड, फिर एक दिन बाद ठंडा होता है। लेकिन आप सोचो 1-2 सेकंड के लिए, 2-4 सेकंड के लिए, तो ये हमारा सिस्टम अभी कैसा काम कर रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम है ना। 4-5 सेकंड के लिए तो अभी आइसोलेटेड सिस्टम है। जैसे मान लो अभी टेम्परेचर क्या है, T = 60 डिग्री है मान लो, तो हो सकता है 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए हमारा 60 डिग्री मेंटेन है, तब तक तो हमारा सिस्टम क्या आइसोलेटेड है ना। तो इसलिए हम लोग उसे आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं। बहुत धीरे धीरे होता है ना, तो जिस टाइम तक टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा उतने टाइम तक तो हमारा सिस्टम आइसोलेटेड में हो सकता है। चलो ये तो हो गया आपका सिस्टम। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है सारी चीज़ प्रॉपर्टी बताऊंगा, क्या होते हैं प्रॉपर्टी, क्या होता है पाथ फंक्शन, क्या होता है पॉइंट फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ज़रूर देखिएगा आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टी के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।